ओके तो चलिए शुरू करते हैं 24 सितंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो देखते हैं आज की न्यूज़पेपर में क्या खास है। तो अगर हम एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं तो उसमें सबसे पहले तो हमें यहाँ पर फेड स्टांस एंड इंडिया ये देखने को मिलता है। विजिट कीजिए themmacademy.in वेबसाइट। यहाँ पर आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से वेरियस कोर्सेज देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जो फाउंडेशन कोर्स है आईएएस के लिए वो आपको देखने को मिलता है, जहाँ पर पॉइंट वाइज और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के जो कोर्सेस है वो आपके लिए लाए गए हैं। अगर आपको इंडिविजुअल कोर्सेज देखना है तो वो भी आप देख सकते हो। अभी हाल ही में जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो कि 12,000 प्लस एमसीक्यू का कोर्स भी लॉन्च किया गया है, जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिला सकता है। इतना ही नहीं तो आपको न्यूज़पेपर जो है वो भी देखना यहाँ पर काफ़ी आसान है, क्योंकि जो न्यूज़पेपर अगर आप यूट्यूब पे देखते हो, अगर आप पुराने देख रहे हो तो ढूंढने में काफ़ी मुश्किल होती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर न्यूज़पेपर देखने के लिए आते हो तो आप डेट वाइज सेग्रीगेट कर सकते हो कि आपको कौन से डेट का देखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 22 का न्यूज़पेपर देखना है तो यहाँ पर मैं सर्च करूँगा एंड जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर 22 का जो न्यूज़पेपर है वो आपके सामने आ जाएगा, जहाँ पर आप देख सकते मतलब कि क्या स्टांस रखा है उसने मॉनेटरी पॉलिसी का, और इंडिया जो है क्या उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या इंडिया में हो सकता है यहाँ पर जो स्टांस रखा गया है उसके हिसाब से। तो थोड़ी इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से वो चीज हम देखने वाले हैं। दूसरा यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो डब्ल्यूएचओ पोल्यूशन नॉर्म क्या हुआ है, डब्ल्यूएचओ के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नए पोल्यूशन नॉर्म्स लाए गए हैं। अब पहले ही अगर हम देखें तो जो नॉर्म्स थे ऑलरेडी कि अगर पार्टिकुलेट मैटर इतना रहा तो मतलब पोल्यूशन कंसिडर करेंगे, अगर उससे कम रहा तो पोल्यूशन कंसिडर नहीं करेंगे, उसी के हिसाब से हमारे यहाँ पर इतना ज्यादा पोल्यूशन था। अब यहाँ पर जो नॉर्म्स है और ज्यादा स्ट्रिक्ट किए गए हैं, तो अब यहाँ पर और ज्यादा इंडिया को दिक्कत आ गई है, तो इसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। देन यहाँ पर महाराष्ट्र सिविक पोल जो है उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। अब देखिए ये आपके लिए होमवर्क है जो हम रात को देखेंगे। तो ये वाला एडिटोरियल जो है ये आपको पढ़कर आना है और आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर हम जाते हैं एडिटोरियल पेज पर, तो एडिटोरियल पेज में ये वाला अगर हम एडिटोरियल देखते हैं तो अगेन वो नीट जेई के बारे में बात की जा रही है। देखिए बेसिकली एथिक्स पर्सपेक्टिव से एडिटोरियल जो है वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है, कि मतलब जो एग्जाम्स होती है, जो एंट्रेंस एग्जाम होती है, उसके चलते जो स्टूडेंट्स है वो सुसाइड करते हैं, तो अब उसके लिए क्या किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसी चीजें जो है ये हमें एथिक्स पेपर के लिए ज्यादा काम आती है, लेकिन अगर आप एडिटोरियल देखें तो उसमें एथिक्स पर्सपेक्टिव से भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं निकलता है। देन नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पर वेजेस, ठीक है, ये वाली जो चीज है ये एडिटोरियल जो है ये वाला हम देखेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम आइडियाज पेज पर जाते हैं तो ये वाला जो एडिटोरियल है ये वाला एडिटोरियल मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। एंड ये वाला एडिटोरियल अगर हम देखते हैं गार्डन्स ऑफ प्लेंटी, ये वाला जो एडिटोरियल है ये वाला भी हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। बेसिकली न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहा है। अब देखिए यूनिकॉर्न, इसकी अगर हम बात करते हैं ये एडिटोरियल की, ये एडिटोरियल बात क्या कर रहा है, इसमें सिर्फ चीज जो निकल कर आ रही है वो यही है कि जो भी इन्वेस्टमेंट आ रही है, ठीक है, इंडियन जो भी कंपनीज है, इंडियन जो भी जो स्टार्टअप्स है, उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है, क्योंकि क्या होता है कोई भी अगर कंपनी हम ओपन करते हैं, ठीक है, कोई भी कंपनी हमने ले ली, उसके बाद उसको एक्सपांड करने के लिए, उसको बड़ा करने के लिए इधर लोन लेना पड़ता है या फिर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लेनी पड़ती है जिससे कोई हमें फंडिंग करे। फंडिंग करते हैं तो हिस्सेदारी जो है वो मिल जाती है कि उतने शेयर जो है उसके पास चले जाते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि जैसे चाइना जो है, चाइना में बहुत सारी कंपनी जो है वो निकल कर आ रही थी, उस वजह से वहां पर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आ रही थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब इंडिया में बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे स्टार्टअप जो है वो निकल कर आ रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो बाहर की जो भी लोग है, जो इन्वेस्टर्स है, वो यहाँ पर इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें रिस्क क्या होती है कि ये जो स्टार्टअप्स निकल रहे हैं इंडिया में, मोस्टली ये एजुकेशन है ना, उसी के साथ जो टेक स्टार्टअप है वो हमें देखने को मिल रहा है, जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड है। अब यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट तो बहुत सारी आ रही है, मतलब बहुत सारे लोग जो है वो खुश हो रहे हैं कि चलो जबरदस्त तरीके से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रही है, जबरदस्त तरीके से वैल्यूएशन क्रिएट हो रही है, जबरदस्त तरीके से कंपनी का नाम हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखें तो जो कंपनी है क्या वो खोखली होती जा रही है, क्या कंपनी को एक्चुअल में प्रॉफिट हो रहा है? जो इन्वेस्टर है वो क्या देखेगा इन्वेस्ट करने के बाद कि हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए, अगर प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो सीधा निकल जाएगा। तो क्या एक बबल क्रिएट हो रहा है कि इंड्यूस हो रहा है, फटाफट फटाफट इन्वेस्टमेंट जो है वो फटाफट फटाफट आ रही है, लेकिन एक टाइम क्या ऐसा आ सकता है कि पूरा बर्स्ट हो जाए, सडनली सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो लेकर चले जाए, क्या ऐसा हो सकता है? ये यहाँ पर डर जो है उसके यहाँ पर बात की जा रही है। अभी अगर आप देखोगे एक बहुत बड़ी जो एजुकेशन जो कंपनी है, ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत बड़ी एजुकेशन कंपनी है और बहुत
तरीके से मतलब बहुत नामचीन है, उसमें बहुत सारे अगर आप मतलब कंफर्म तो मुझे अंदर की बात पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे अगर आप नेट पर सर्च करोगे तो बहुत सारे इसमें ऑथेंटिक सोर्सेज जो है, जो वेबसाइट बनाते हैं, उनके द्वारा भी ये बोला जा रहा है कि भले ही कंपनी जो है उसको प्रॉफिट हो रहा है, करोड़ में अर्न कर रही है, लेकिन जो खर्च है वो उससे भी ज्यादा है। मतलब जो इन्वेस्टमेंट आई है वो भी बहुत ज्यादा है, लेकिन उनको कंपेरेटिवली बहुत लॉस हो रहा है। मतलब 300 करोड़ तक का लॉस हो रहा है वो कंपनी को। मतलब देखने के लिए लग रहा है कि बहुत कंपनी जो है वो मार्केटिंग कर रही है, बहुत कंपनी जो है फायदा पहुंचा रही है, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए कंपनी को ह्यूज लॉस हो रहा है। तो ऐसी चीजें है। अब इन्वेस्टर ये थोड़ी देखेगा कितना नामचीन है, अरे बाप रे इसमें स्पॉन्सरशिप उसमें स्पॉन्सरशिप, ये थोड़ी, उसको क्या चाहिए, उसको पैसा चाहिए। अगर उसको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, अगर प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है तो अपने आप वो अपना पैसा जो है वो निकाल कर चला जाएगा कि अब फायदा ही नहीं है, मैं इससे अच्छा दूसरे इसमें करूं, मैं अच्छा अपनी कंट्री में करूं। तो इससे क्या होता है, इससे जो इन्वेस्टर है अगर निकाल कर चला जाए, सडनली अगर सारे इन्वेस्टर अपने पैसा निकाल कर चला जाए, तो सडनली जो बबल है ये बर्स्ट हो सकता है। तो ऐसी चीज हमें देखने को मिल रही है। मैं फिर से बता रहा हूं कि यहाँ पर मुझे कंफर्म कुछ पता नहीं है, ठीक है, जो नेट पर दिख रहा है उस हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको, वो भी समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं, बाकी इसमें कोई भी ये नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हमें एयरटेल जो है वो देखने को मिलते हैं। अब देखिए, आपका माइंड बूस्ट करने के लिए क्या है कि सुबह सुबह उठकर आपको ऐसा लगता है कि चलो यार शुरू हो गए, प्रवचन शुरू हो गया है ना, तो ये प्रवचन शुरू ना हो इसके लिए आपको थोड़ा माइंड को बूस्ट किया जाए, आपको भी थोड़ी थिंकिंग एबिलिटी अभी जनरेट की जाए, जिससे कि फिर एडिटोरियल आपको अच्छे समझ में आ जाए। इसलिए हम थोड़ी एक्सरसाइज लेंगे, यहाँ पर जो 2 न्यूज आर्टिकल है वो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एडिटोरियल पर जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो न्यूज है वो क्या बात कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वो अपना खुद का एक्सपर्ट पैनल जो है वो यहाँ पर बिठाएगा, जो पेगासस चार्जेस है उसके लिए। तो अब देखिए, यहाँ पर ये तो न्यूज भली काफी पुरानी है, ये जो पेगासस है काफी पुराना है सब कुछ, लेकिन यहाँ पर बात निकल कर ये आ रही है, जो कल भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, जब हम पॉलिटी के लेक्चर देख रहे थे, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर खुद का एक्सपर्ट पैनल जो है वो बिठा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप मुझे बताइए कि जो एक्सपर्ट पैनल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बिठाया जा रहा है, क्या ये हमारे सेपरेशन ऑफ पावर को वायलेट करता है। जो सेपरेशन ऑफ पावर है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी जो है ये सेपरेट है ना, तो क्या इसको ये वायलेट करता है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो ये किया है वो सही है। अनिल आप बताइए। सर वायलेट तो नहीं करता, क्योंकि हमने देखा है कुछ कुछ मतलब स्टेंसिस में सुप्रीम कोर्ट भी मतलब जुडिशरी भी एक्शन ले सकती है, तो सर मुझे लगता है वायलेट तो नहीं करता। ओके, वायलेट नहीं कर रहे हैं, तो ये करना इनका नहीं सही सर। था या गलत था, क्योंकि ये तो काम जो है कि वह एक्सपर्ट पैनल बिठाओ, जो भी चीजें हैं उसमें देखो, और फिर उसके बाद उसका जो भी सोल्यूशन है निकालो, उसके बाद जो लॉ है उसके लिए वो बनाओ, ये तो काम पार्लियामेंट का है, ये तो काम पार्लियामेंट ने करना चाहिए। तो क्या यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट कर रही है ये सही है आपके हिसाब से। सर कभी कभी जैसे कि कुछ खामियां होती हैं लेजिस्लेटिव को अच्छे से वो चीज नहीं हो पाती, तो सर जुडिशियल एक्टिविज्म के तहत सुप्रीम कोर्ट भी कोई स्टेप ले सकता है। तो सर मुझे लगता है इसमें कोई है नहीं, सुप्रीम कोर्ट अगर ले रहा है तो कोई मतलब सही होगा इसमें से। मुझे भी नहीं लगता कि वायलेट करता है। तो सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम इसको बेसिकली बोलते क्या है आपको पता है। ये जो चीज है, जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर वो ठीक है ये वाला छोड़ दो, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेचर के इसमें आता है, लेजिस्लेचर के शूज में आता है, अगर वो लॉज बनाने की कोशिश करता है, अगर वो कानून में घुसने की कोशिश करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको जुडिशियल एक्टिविज्म बोलते हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म, एक्टिविस्ट। जुडिशियल ओवररीच तब हो जाता है जब जुडिशरी का जो भाग नहीं है वो उसमें भी अगर घुसने की कोशिश करे। एक हद तक जो जुडिशरी है वो लॉज बना सकती है ना, वो हमने ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बोलो या फिर हमारे जो चलता आ रहा है उसके तहत बोलो कि सुप्रीम कोर्ट जो है लॉज तक जा सकती है। इसलिए हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, सेपरेशन ऑफ फंक्शंस है, तो एक हद तक जा सकती है। लेकिन अगर वो एक लक्ष्मण रेखा जो है वो भी उसने अगर लांग ली, तो फिर हम बोलते हैं जुडिशियल ओवररीच हो गई, और जुडिशियल ओवररीच जो है वो कभी भी नहीं होना चाहिए। अब ये ऐसा क्यों है मुझे बताइए कि जुडिशियल एक्टिविज्म जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाना ये मोस्टली गलत माना जाता है। ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म कब होना चाहिए, अगर जो लेजिस्लेचर है अगर वो इनकेपेबल है कुछ लॉज लाने के लिए, है ना। जैसे कि अगर समझ लो कि अगर विमेन एट वर्क प्लेस कुछ कर रही है, उस पर अगर कोई सरकार ने कोई लॉ लाया नहीं, अब एक महिला है उसका अगर वर्क प्लेस पे अगर हरासमेंट हो गया, वो अगर चली जाती है कोर्ट में, अब कोर्ट क्या ये बोलेगा कि नहीं नहीं अभी तक तो सरकार ने कोई लॉ नहीं बनाया हुआ है, आप एक काम करो पहले सरकार के पास जाओ, उनको बोलो कि पार्लियामेंट में जाके लॉज बनाए और फिर मेरे पास आओ, फिर मैं उसको सजा दूंगा जिसने आपके साथ हरासमेंट की है। ऐसा नहीं हो सकता है। तो वहां के वहां सुप्रीम कोर्ट जो उसको लॉ बनाना पड़ेगा कि हाँ अगर कोई हरासमेंट होता है वर्क प्लेस पर
तो फिर उसके बाद हम उसको सजा देंगे, है ना। तो ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट एकदम सही है। तो सुप्रीम कोर्ट कब यहाँ पर बना सकता है, जब उसको ऐसा लगता है कि नहीं यार, जो लेजिस्लेचर है वो इनकैपेबल है, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो आपस में ही उलझ रही है कि कौन यहाँ पर सत्ता में रहेगा, कौन यहाँ पर पावर में रहेगा, है ना। देन उसके बाद वो इनकैपेबल है, तो हम यहाँ पर लॉज जो है वो बना रहे हैं, है ना। लेकिन अगर ये ओवररीच कर लेता है, अगर ये बहुत ज्यादा चला जाता है, तो ये गलत होता है। क्यों गलत होता है, मुझे आप बता सकते हो? प्रीति आप बताइए। सर क्योंकि जो हमारे यहाँ इंडिपेंडेंस है जुडिशरी का और एग्जीक्यूटिव्स का, तो उसमें उस फंक्शन को हैम्पर होता है, मतलब वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है उसे हैम्पर हो सकता है, इसीलिए। सर क्योंकि वहाँ पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, लेजिस्लेचर में जो है रिप्रेजेंटेटिव जो कि जो पूरी पावर जो ड्राइव होती है वो हमारे जो पीपल ऑफ आवर कंट्री उनसे होती है। तो जो लोग लेजिस्लेचर में है उन्हीं को अथॉरिटी है कि लॉ बना सके। बिल्कुल सही, ये आंसर चाहिए था मुझे। पार्लियामेंट में लॉज क्या है, हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब क्या है, जो लोग हैं वो लॉज बना रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ पर जो पार्लियामेंट है वहां पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, मतलब वहां पर जो लॉज बन रहे हैं वो हम लॉज बना रहे हैं। लेकिन अगर हम जुडिशरी देखते हैं, क्या जजेस इलेक्शन से आए गए हैं, हमने उनको इलेक्ट करके बिठाया है? नहीं, वो अपॉइंट किए गए हैं, है ना। तो अगर वो लॉज बना सकते हैं तो डेमोक्रेसी का ही हनन है, डेमोक्रेसी का ही वायलेशन है, समझ रहे हो आप। तो इसीलिए वो बहुत ही गलत होगा अगर पूरी तरीके से ओवररीच हो जाए। हाँ, थोड़े टाइम में अगर बनाते हैं कि कानून, मतलब जस्टिस देने के लिए अगर एक आधा लॉ बनाना पड़ रहा है तो वहां तक सही है, लेकिन ओवररीच करने लग जाए तो वो तो फिर हमारे डेमोक्रेसी का ही हनन है, जिसकी रक्षण जो है वही यहाँ पर कोर्ट कर रहा है ना। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अभी अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज जो है वो ये है कि सुसाइड विद इन 30 days ऑफ इन्फेक्शन विल काउंट एज अ कोविड डेथ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अगर किसी को कोविड हुआ है और उसके 30 दिन के अंदर अंदर उस बंदे ने सुसाइड किया तो कोविड डेथ मानी जाएगी। अब कोविड डेथ मानी जाएगी मतलब क्या, मतलब ये है कि उसको जो 50,000 एक्स ग्रेशिया है ये यहाँ पर मिलेगा। तो जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा जो ये किया गया है निर्णय, क्या ये सही है या गलत है? सबसे पहले प्रीति आप बताइए। सर मतलब अगर जिसको कोविड जो कोविड इन्फेक्शियस है उसने सुसाइड किया तो माना जाएगा, या फिर नहीं, कोविड इन्फेक्शन जिसको है उसको अभी उसने आरटीपीसीआर किया, उसका कोविड पॉजिटिव निकला, उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसने सुसाइड कर लिया तो उसको कोविड डेथ मानी जाएगी, जिससे उसको एक्स ग्रेशिया मिलेगा 50,000 का। उसको मतलब उसके जो नेक्स्ट रहेंगे उनको। सर इसके दो पॉइंट हो सकते हैं। एक तो उसने सुसाइड क्यों किया ये नहीं खोजा जाएगा, और एक जो ये जो पैसे दे रहे घर वालों को उनको हेल्प होगा, पर जो उसने डेथ क्यों हुई उसकी, उसने सुसाइड क्यों किया, इस पॉइंट पे कोई थिंकिंग नहीं करेगा कि कोविड डेथ माना जाएगा फिर इसको। तो जो एक्चुअल रीजन है उसके सर जैसे कि हम देख रहे हैं सुसाइड कर लेता है, गवर्नमेंट उसको एक्स ग्रेशिया देती है 50,000। सर एक तो ये बात पहले ये अच्छी है कि गवर्नमेंट हमारी मतलब कोई हेल्प कर रही है फैमिली की। पर सर ये जो एथिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए, ये जो सुसाइड कर रहे हैं सर ये नहीं करना चाहिए। पहले तो देखना चाहिए कि जैसे कि हम टेस्ट करते हैं कोविड पॉजिटिव आ गया, कई बार सर हमारी जो रिपोर्ट्स हैं वो नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे कि चलता रहता है कि नेगेटिव को भी कभी कभी पॉजिटिव दिखा देते हैं। तो सर ये सुसाइड नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं, सुसाइड नहीं करना चाहिए वो ठीक है। ये जो 50,000 दे रहे हैं इससे क्या पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ये मैं पूछ रहा हूँ। सर इससे नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी पड़ता है कि जो भी जैसे, पर वो तो घर वालों को मिल गया। जैसे अगर कोई भी गरीब फैमिली से हो वो सुसाइड करने की सोचे तो वो सोचेगा हमारे घर वालों को चलो 50,000 तो मिलेगा अगर मेरी डेथ हो जाती है। तो सर मतलब डिमोटिवेट ज्यादा हो सकता है इससे कोई भी पर्सन। ये आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला कि मतलब 50,000 अगर मिल रहे हैं जो बहुत ही गरीब फैमिली के हैं, वहां पर क्या सुसाइड को प्रमोट किया जाएगा ऐसे से कि वो सोचेगा कि ठीक है यार मैं काम करता हूँ मैं, क्योंकि 50,000 जिनको एक टाइम का भी खाने को नहीं मिल रहा है उनके लिए 50,000 अमाउंट बहुत ज्यादा है। तो ऐसे सिनारियो में वो ये बिल्कुल सर। सोचता है कि मैं अपनी फेक जो ये रिपोर्ट है वो बना के मैं मर जाता हूँ, है ना, जिससे मैं एटलीस्ट मेरे फैमिली वाले जो उनको कुछ दिन का खाना जो है वो मिल जाए।
तो हो सकता है ये प्रमोट हो जाए। बिल्कुल सर, दूसरी चीज अगर जेन्युइन, बिल्कुल सर, हो सकता है प्रमोट। हाँ दूसरा चीज ये है कि उसका अगर हम एक पॉजिटिव अप्रोच देखें तो ये भी एक है कि ठीक है, अगर किसी ने सुसाइड किया है, घर वालों का अगर मेन सोर्स ऑफ इनकम गया है तो उनको 50,000 की थोड़ी हिम्मत जो है वो मिल जाती है ना। लेकिन ये जो 50,000 है ये वहां तक काम आ सकता है जहां तक एकदम ही अगर बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली जो है उनके लिए। लेकिन अगर थोड़े ऊपर है तो सुसाइड जो है उसके दर्द को 50,000 जो है क्या ये मिटा पाएगा? नहीं मिटा पाएगा, है ना। जो सुसाइड है, हाँ ठीक है, अगर नेचुरल अगर डेथ हो रही है, कोविड की वजह से डेथ हो रही है एक्चुअल में, तो वहां पर सिनारियो अलग हो जाता है। लेकिन सुसाइड अगर कोई कर रहा है, अब यहाँ पर क्योंकि सिचुएशन भी ऐसी हो गई है कि अब यहाँ पर मोस्टली कोई डिप्रेस नहीं होता है अगर कोविड हुआ है, उसको पता है कि कुछ दिन में ठीक ही हो जाएगा। और खासकर अगर हम गांव की बात करते हैं तो वहां पर तो लोग इतने रिजिड है कि पहले से ही बिना मास्क के घूम रहे हैं कि ठीक है कुछ फर्क नहीं पड़ता है, देख लेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो यहाँ पर बहुत ही मिक्स्ड सिनारियो जो है वो हमें देखने को मिलता है। ये स्टांस है, इसका मेन जो है वो नेगेटिव अप्रोच ज्यादा जा सकता है कि यार सुसाइड को प्रमोट कर रहे हैं, सुसाइड अब प्रमोट हो रहा है, बहुत ज्यादा सुसाइड जो है वो बढ़ गए हैं वहां पर, ऐसे भी देखने को मिल सकता है ना। जिसका समझ लो कि अगर एकदम ही जिसकी तबीयत बहुत ही खराब है, एकदम बुजुर्ग है, उसका अगर फेक रिपोर्ट बना के सुसाइड घोषित कर दिया गया तो इससे करप्शन भी इंक्रीज हो सकता है कि वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बोल रहे हैं गरीब इंसान को कि ठीक है एक काम करते हैं, तुम्हारे इधर यही हुआ ना, अभी डेथ हुई, नेचुरल डेथ ही क्यों ना हो, हम तुम्हारी फेक रिपोर्ट बनाते हैं एंड उसको सुसाइड घोषित कर देंगे और फिर तुमको 50,000 मिलेंगे, उसमें से तुम 25,000 हमको दे दो, 25,000 तुम रखो। तो करप्शन जो है वो भी यहाँ पर क्या बड़ा इंक्रीज हो सकता है। तो ये सारे फैक्टर जो है वो इससे निकल कर आते हैं। खैर ये तो अभी अजम्पशंस है, लेकिन आगे क्या होगा उसे देखना होगा कि क्या रिपोर्ट्स निकल कर आती है। चलिए, थोड़ा माइंड आपका खुल गया ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो अब हमारे जो एडिटोरियल्स है उस पर आते हैं। तो पहला यहाँ पर फेड स्टांस एंड इंडिया, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये बात क्या कर रहा है? ये बात ये कर रहा है कि यूएस सेंट्रल बैंक का स्टेटमेंट आया है कि वो यहाँ पर अकोमोडेटिव स्टांस जो है वो मेंटेन करेगा। क्या है कि जो भी सेंट्रल बैंक होती है, हमारे यहाँ पर सेंट्रल बैंक कौन सी है? आरबीआई है। आरबीआई क्या करती है कि हमारे आरबीआई के पास बेसिकली दो पर्पस है, ठीक है। पहला तो ये है कि उसको इन्फ्लेशन जो है वो मेंटेन करना है। इन्फ्लेशन जो महंगाई होती है, इन्फ्लेशन को मेंटेन करने के लिए उसने बोला है +-4% जो है वो हम रखेंगे, मतलब 2% से लेकर 6% तक, ठीक है। 4 ± 2 मतलब वो 2% से लेकर 6% के बीच में हमारा इन्फ्लेशन जो है वो रहना चाहिए। दूसरा यहाँ पर है कि ग्रोथ जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो भी यहाँ पर होनी चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ। दोनों यहाँ पर चीजें जो है वो यहाँ पर देखने का काम आरबीआई का है। तो अब आरबीआई का जो भी मॉनेटरी पॉलिसी वो लेकर आती है कि मतलब रेपो रेट ज्यादा रहेगा कम रहेगा, इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, ये जो वो लेकर आती है वो काम होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में अगर हम देखें तो टोटल 6 लोग रहते हैं इंक्लूडिंग आरबीआई गवर्नर, ठीक है। 3 लोग जो है वो रहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, 3 लोग जो है वो रहते हैं आरबीआई की तरफ से इंक्लूडिंग गवर्नर। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यूएस का जो सेंट्रल बैंक है उसके तरफ से बोला गया अकोमोडेटिव स्टांस हम रखेंगे, ठीक है। अब अकोमोडेटिव स्टांस क्या होता है उससे पहले इनका और क्या बोलना है, और ये बोलना है कि अकोमोडेटिव स्टांस इसीलिए हम रखेंगे जिससे कि यहाँ पर इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट टारगेट जो है वो हमारे सेट ना हो जाए। जो हमारा इन्फ्लेशन टारगेट है प्लस हमारा जो एम्प्लॉयमेंट टारगेट है, ठीक है, ये दोनों कितनी अलग अलग चीजें आप सोचिए कि इन्फ्लेशन मतलब क्या है। इन्फ्लेशन को हमें एकदम कम भी नहीं रखना है, एकदम बढ़ाना भी नहीं। अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें 2% से लेकर 6% के बीच में रखना है। अब सोचिए अगर एम्प्लॉयमेंट जो है वो अगर बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, एम्प्लॉयमेंट बहुत लोगों को अगर रोजगार मिल रहा है, इसका मतलब क्या उनके हाथ में ज्यादा पैसा आ रहा है, ज्यादा लोगों के हाथों में पैसा आ रहा है, वो लोग खर्च करेंगे, खर्च करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेंगी तो क्या होगा, प्राइजेस इंक्रीज होंगे, मतलब बेसिकली इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज होगा, बराबर है। और यहाँ पर अगर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, अगर लोग बेरोजगार हो रहे हैं तो लोगों के हाथों में पैसा नहीं, लोग खर्च नहीं करेंगे और डिफ्लेशन जैसी सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी, है ना। तो इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि इन्फ्लेशन का टारगेट जो है, मतलब इन्फ्लेशन शायद बहुत कम हो गया है एंड एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी बहुत कम है, इसलिए एम्प्लॉयमेंट का टारगेट और इन्फ्लेशन का टारगेट यहाँ पर जब तक मीट ना हो जाए तब तक हम अकोमोडेटिव स्टांस रखेंगे, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। अब सवाल ये आता है, आपके मन में भी आ रहा होगा, अकोमोडेटिव स्टांस मतलब क्या है? अकोमोडेटिव स्टांस का मतलब होता है कि जब सेंट्रल बैंक अभी तो खैर जितने उन्होंने रेपो रेट जितने भी प्राइसेस रखे हैं उतने रख रहे हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो वो कट करेंगे, मतलब यहाँ पर बढ़ाएंगे नहीं, कट करेंगे। ये तो आपको पता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी चीजें आपको पता है। अगर नहीं पता है तो एक बार शॉर्ट में बता देता हूं। यहाँ पर देखिए एक बैंक है, ठीक है, नॉर्मल बैंक है।
अब अनिल ने क्या किया, अनिल को यहाँ पर समझ लीजिए 10,000 रुपए मिले। अनिल ने क्या किया, अनिल ने वो बैंक में जाकर डिपॉजिट कर दिए। अब अनिल ने जब 10,000 रुपए डिपॉजिट किए तो बैंक भी उनको इंटरेस्ट देगा, है ना। मतलब अनिल को 10,000, जब वो अनिल निकालने जाएगा पैसे, समझ लो कुछ टाइम पीरियड के बाद, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, तो 10,000 ही मिलेंगे क्या? नहीं, ज्यादा पैसे मिलेंगे। अब वो जो ज्यादा पैसे बैंक दे रही है वो कहां से देगी, क्योंकि बैंक तो एक कमर्शियल बॉडी है। तो बैंक क्या करती है, अनिल ने जो यहाँ पर 10,000 रुपए दिए हैं वो बैंक किसी और को, समझ लीजिए प्रीति जो है वो आई और उन्होंने बोला कि मेरे को यहाँ पर लोन चाहिए, तो वो 10,000 रुपए जो है वो प्रीति को दे दिए जाएंगे लोन के रूप में, ठीक है। और फिर उसके बाद प्रीति को हाई चार्ज किया जाएगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर अनिल को बैंक को 10,000 के बदले में 10,500 रुपए देना है, ठीक है, मतलब अनिल को 10,500 मिलेंगे, तो यहाँ पर प्रीति से बैंक जो है वो 11,000 रुपए लेगी, ठीक है, समझ रहे हो आप। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर कि प्रीति से लोन में देकर ज्यादा पैसे लेगी एंड देन उसके बाद कुछ अमाउंट जो है वो उससे कट करके अनिल को दिया जाएगा। तो बीच का जो बचा हुआ पोर्शन है ये बैंक का प्रॉफिट रहता है, ठीक है। तो अब ये जो परसेंटेज है कि यहाँ पर समझ लीजिए लोन के अगर 5% रखे गए हैं, ठीक है, ये 5% अगर ये कम कर देते हैं, ये 2% कर देते हैं, तो प्रद्युमन भी आ जाएंगे, बोलेंगे प्रीति को तो 2% पे लोन मिल रहा है, मेरे को भी चाहिए लोन, मेरे को भी घर खरीदना है ना। मतलब ज्यादा लोग आएंगे पैसा लेने के लिए, ज्यादा लोग पैसा लेने के लिए आएंगे तो क्या होगा, ज्यादा खर्च करेंगे, क्योंकि प्रीति या प्रद्युमन लोन लेके क्या अपने जेब में रखेंगे कि मैं बहुत अमीर हूं, मेरे पास बहुत पैसा है, नहीं, वैसा नहीं रखेंगे, वो खर्च करेंगे, कुछ ना कुछ चीज खरीदेंगे, गाड़ी खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, है ना। तो ज्यादा अगर लोग खर्च करेंगे तो मतलब डिमांड ज्यादा बढ़ेगी और इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। लेकिन अगर समझ लीजिए कि यहाँ पर 5% की जगह वो 8% कर देते हैं, कि 5% या 8% है, तो यहाँ पर प्रीति बोलेगी नहीं यार मेरे को अभी नहीं लेना है, जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे तब मैं घर खरीदूंगी, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब लोगों के पास पैसा नहीं जा रहा है, लोगों के पास पैसा नहीं जा रहा है, डिमांड कम हो रही, इन्फ्लेशन कम हो रहा है। समझ में आ गया कैसे इन्फ्लेशन को बढ़ाया कम किया जा सकता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर समझ लीजिए 10,000 रुपए जो है वो यहाँ पर अनिल के डिपॉजिट है बैंक में, लेकिन 10,000 यहाँ पर प्रीति ने ले लिए है ना, 10,000 प्रीति को लोन में दे दिया बैंक ने। अब प्रद्युमन भी अगर आ जाते हैं, वो बोलते हैं मेरे को भी चाहिए, बैंक के पास तो पैसा ही नहीं है, तो बैंक क्या करेगी, बैंक लेती है आरबीआई से पैसा, बैंक आरबीआई से पैसा लेगी। अब आरबीआई से जो पैसा लेती है तो आरबीआई भी जो है उसको फ्री में नहीं देता है, आरबीआई में पैसा इंटरेस्ट चार्ज करता है। अब समझ लीजिए आरबीआई अगर 5% इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है, इसको बोलते हैं हम रेपो रेट, इसको बोलते हैं रेपो रेट। जिस रेट पर आरबीआई बैंक को चार्ज कर रहा है पैसे देने के लिए उसे हम कहते हैं रेपो रेट, ठीक है। अब यहाँ पर आरबीआई अगर 5% चार्ज कर रहा है तो यहाँ पर बैंक जब प्रद्युमन को देगी तो 5% ज्यादा ही देगी ना, क्योंकि 5% तो ऑलरेडी आरबीआई को देना है बैंक को, तो प्रद्युमन को 5% ज्यादा ही मिलेगा, 8% मिलेगा। समझ में आ गया। तो मतलब क्या होता है, जो रेपो रेट है उस पर निर्भर करता है कि बैंक अपने ब्याज दर बढ़ाएगी या कम करेगी। आरबीआई ने रेपो रेट कम किया तो बैंक अपने ब्याज दर कम करेगी, जिससे कि ज्यादा लोग इन लोन लेने के लिए आएंगे, ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। लेकिन आरबीआई ने अपने अगर रेट बढ़ा दिए तो बैंक अपने ब्याज दर बढ़ा देगी, जिससे कि लोग जो है वो लेने के लिए नहीं आएंगे, डिमांड कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। तो अब अकोमोडेटिव स्टांस मतलब क्या है कि ये कम किया जाएगा, ये जो रेपो रेट है उसको कम किया जाएगा, उसे हम कहते हैं अकोमोडेटिव स्टांस। अब कम किया जाएगा मतलब प्रद्युमन, प्रीति, अनिल सब यहाँ पर आ जाएंगे लोन लेने के लिए, सबके पास पैसा आएगा, सब खर्च करेंगे, डिमांड बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो अकोमोडेटिव स्टांस का मतलब क्या है, सेंट्रल बैंक जो है वो रेट कट करेगी जिससे कि पैसा इंजेक्ट हो फाइनेंशियल सिस्टम में, लोगों के हाथों में पैसा जाए, लोगों के हाथों में पैसा जाना चाहिए। अकोमोडेटिव स्टांस जो है वो मेंटेन किया जा रहा है। अब कंसर्न क्या है, कंसर्न क्या है, क्या यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है हमारे इकोनॉमी में। सबसे पहले तो देखिए कोरोना वायरस की वेव है ना, सबको ये डर लग रहा है यार कोरोना वायरस की और वेव आ जाएगी, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर और लॉकडाउन, ये वो सब अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और थर्ड लॉकडाउन आने वाला है। सभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नवंबर के आसपास लॉकडाउन जो है वो लग सकता है, दिसंबर के आसपास लॉकडाउन लग सकता है, ऐसा सबको लग रहा है। अब जब लॉकडाउन लगेगा तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो भी चीजें हैं वो बढ़ नहीं पाएगी, वो कमी हो जाएगी। दूसरा ये है जो एवरग्रांड है, इसने जो यहाँ पर घपला किया था, अभी हमने उसको डिस्कस किया था, आप ही लोगों ने बताया था, है ना। तो ये जो है इसने जो घपला किया हुआ है रियल एस्टेट, क्योंकि इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो चल रहे हैं। मेन जो एवरग्रांड का प्रॉब्लम था वो क्या था, वो ये था कि उसने जरूरत से ज्यादा लोन ले लिया था, बहुत ही ज्यादा लोन ले लिया था, क्योंकि उसके इतने सारे प्रोजेक्ट चल रहे थे अलग अलग कंट्रीज में, वेरियस कंट्रीज में उसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं बहुत सारी जगहों पर। अब जब उसने इतना सारा लोन, जरूरत से ज्यादा लोन ले लिया, उसको रीपे नहीं कर पा रहा है,
अब जब रीपे नहीं कर पा रहा है, इंटरेस्ट भी रीपे नहीं कर पा रहा है, अब रीपे नहीं कर पा रहा है तो क्या होगा? फिर तो प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके वजह से भी बहुत सारे जो स्टॉक मार्केट है उसमें थोड़ी गिरावट जो है वो देखने को मिली थी। अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लोग क्या पैसा नहीं है, लोग खर्च नहीं कर रहे हैं, उससे परचेसिंग पावर जो है वो कम हो रही है। तो बहुत सारे कंसर्न जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं एट प्रेजेंट, है ना। अब मार्केट जो है वो रिगेन्ड कैसे किया, एक बार नीचे आ गया था मार्केट, फिर से जो एवरग्रांडे है उसकी वजह से थोड़ा नीचे आया, लेकिन फिर रिगेन क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर डोमेस्टिक इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो थोड़ी इंप्रूव हो रही है। ठीक है, डोमेस्टिक कंडीशन यहाँ पर इंप्रूव हो रही है, जो वैक्सीनेशन है उसका पेस बढ़ रहा है, वैक्सीनेशन बहुत फास्ट दी जा रही है। अब वैक्सीनेशन जितनी ज्यादा दी जाएगी थर्ड वेव उतना ही माइल्ड रहेगा, है ना, इतना तो मानते हो ना, आपकी थर्ड वेव थोड़ा कम रहेगा अगर वैक्सीनेशन ज्यादा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो कंसर्न है एवरग्रांडे का वो भी यहाँ पर कम हो गया है कि ठीक है यार अभी चला गया, हो गया, इतना कोई इंडिया में इतना कुछ मैटर नहीं करता है, क्योंकि इंडिया के लिए अच्छी चीज है कि बाकी चीजें जो है वो ये हो जाएगी। देन उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज हमें देखने को मिलती है वो ये है कि इंडिया को ये कैसा हेल्प करेगा। तो देखिए क्या है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है जो यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में, वो यहाँ पर इंक्रीज होंगे, है ना, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है, अकोमोडेटिव स्टांस कम हो रहा है, लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है, लोग खर्च करेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इंडिया में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एफपीआई फ्लो जो है इंडियन इक्विटीज में वो यहाँ पर 2083 करोड़ था अगस्त में, वो यहाँ पर शार्पली इंक्रीज हुआ है सितंबर में, सीधा 12921 करोड़ चला गया। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो मार्केट जो है वो किस तरफ जा रहा है अभी, तो यहाँ पर फास्टर वैक्सीनेशन हो रहा है, जिसकी वजह से माइल्डर थर्ड वेव यहाँ पर एक्सपेक्ट की जा रही है, कम वेव होगी। देन उसके बाद जो रीओपनिंग है, क्योंकि अगर वेव इतनी स्ट्रांग नहीं है, अगर कम लोग यहाँ पर इन्फेक्ट हो रहे हैं तो कंजम्पशन के लिए यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि लॉकडाउन लगेगा नहीं। देन यहाँ पर दिवाली आ रही है, दिवाली की वजह से लोग ज्यादा खरीदी करते हैं, सोना बोलिए, अलग अलग चीजें बोलिए। बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो है वो रेट कट कर रहे हैं होम लोन में, इससे क्या होगा, जो डिमांड है हाउसिंग सेक्टर की वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो हमें देखने को मिल रही है। तो अभी मुझे बताइए इसमें आपको कोई समस्या, कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट इस पर जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो बात कर रहा है नए WHO पोल्यूशन नॉर्म्स। अभी नए पोल्यूशन नॉर्म्स जो है वो क्या बोल रहे हैं? देखिए मैटर ये है कि यहाँ पर नया जो एयर क्वालिटी नॉर्म है वो यहाँ पर लाया गया है, किसके द्वारा लाया गया है? तो वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लाया गया है। चलिए मुझे बताइए आप, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड सर। सर वैसे भी जिसका ना पता हो तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि जेनेवा स्विट्जरलैंड ही है। हाँ बराबर है। चलो तो यहाँ पर जो नए एयर क्वालिटी नॉर्म्स है वो आए हैं, और जो एग्जिस्टिंग हमारे नॉर्म्स थे उसी से इंडिया काफी पीछे था एयर पोल्यूशन में, अभी और ज्यादा पीछे आ गया है। तो ये नए नॉर्म्स क्या है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो नए नॉर्म जो इस तरीके से लाए गए हैं कि PM 2.5, देखिए क्या है, पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, मतलब डायमीटर जो है उसका कम है, डायमीटर कितना है उस हिसाब से पार्टिकुलेट मैटर रहते हैं। तो पार्टिकुलेट मैटर जो है 2.5, इसका एनुअल मीन अगर हम देखें साल भर का WHO का 2005, क्योंकि 2005 के बाद से अभी ये अपग्रेड किया गया, 2005 के बाद से अभी नए नॉर्म्स लाए गए हैं, तो था 10, लेकिन WHO ने अपडेट किया है वो अभी कर दिया गया है 5। ठीक है, और इंडिया का अगर हम देखते हैं वो है 40, कितना टाइम ज्यादा है आप खुद देखिए। देन उसके बाद PM 2.5 24 घंटे का, अगर 24 आवर्स में कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए था 25, उसको चेंज किया गया टू 15, एंड इंडिया का जो है वो है 60, मतलब सोचिए कितना ज्यादा है। देन 10 का अगर हम देखते हैं PM 10, तो उसका 20, 15, 60, एंड 24 आवर्स का अगर हम देखते हैं तो 50, 45 ला दिया गया, 100 है इंडिया का। तो मतलब आप सोचिए कितना भयंकर इंडिया के पोल्यूशन कितना हाई है, तो इसको कम करना, इसको रिड्यूस करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, अब इंडिया की अगर हम बात करते हैं, इंडिया बोल रहा है भाई लिमिट में रहे, यहाँ पर ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट हो जाए इंडिया के सिनारियो में, ये हो ही नहीं सकता है, अभी इतना पॉसिबल ही नहीं है कि इंडिया के इसमें इतना कम जो है वो पोल्यूशन फटाक से हमें मिल जाए, है ना। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं क्वालिटी जो है एयर की, वो डिपेंड करती है वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज में, जैसे कि सराउंडिंग कैसा है, सराउंडिंग में क्या पोल्यूशन है, क्वालिटी ऑफ रोड कैसे है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, फॉसिल फ्यूल कितना बर्न हो रहा है, इससे क्या होता है, इससे पोल्यूशन निकलता है, बराबर है। अब इसमें जितना पोल्यूशन निकलेगा, यहाँ पर इंडिया का सीन अगर हम देखते हैं, इंडिया के सीन में हमें देखने को मिलता है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत चल रही है, कंस्ट्रक्शन से बहुत पोल्यूशन निकलता है। दिल्ली में भी अगर आप देखोगे जब बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को थोड़ा रोक देते हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज अगर आप देखोगे हाउसेस के, रोड्स के, कमर्शियल सेंटर के, एयरपोर्ट के, ये बहुत ज्यादा चल रहे हैं इंडिया में, और ये इंपॉर्टेंट भी है। अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हम नहीं करेंगे तो फिर डेवलपमेंट कैसा होगा। लेकिन इसके वजह से क्या हो रहा है, पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है।
तो यहाँ पर कपल ऑफ डेकेड्स के लिए और ये कंस्ट्रक्शन जो है वो चलने ही वाले हैं, इसको रोका नहीं जा सकता है। इंडिया जो है वो उसको कंस्ट्रक्शन अनक्लियर मैनर में कर रहा है। मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्शन करो लेकिन उसको सही ढंग से करो कि पोल्यूशन ना फैले, है ना। यहाँ पर अगर आप देखो कंस्ट्रक्शन साइट जो है उसको कवर्ड नहीं किया जाता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल या डेब्रिज जो है उनको ओपन में रखा जाता है, जिससे क्या होता है वो स्प्रेड होते हैं, लोगों के नाक में घुसते हैं, सब तरफ ये प्रॉब्लम हो जाती है। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ओपन ट्रक में होता है, ओपन ट्रक में होगा, हवा जो है वो तो बहा कर लेकर जाएगी ना, जितना बहा कर लेकर जाएगी उतना ही प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाएगा। सभी कंस्ट्रक्शन साइट जो है वो डस्ट बॉल बन चुकी है कि वहां पर जो भी आप चले जाओ ना, कोई कंस्ट्रक्शन अगर हो रहा है वहां पर चले जाओ, धूल मिट्टी नहीं आती है, इतना जो है पोल्यूशन हमें देखने को मिलता है। इंडिया के जो रोड है वो भी यहाँ पर बेसिक कंस्ट्रक्शन साइट को सपोर्ट नहीं करते हैं। अब यहाँ पर ये सारी जो चीजें हमने देखी है, क्या ये बहुत मुश्किल है? नहीं, बहुत आसान है। अगर जो म्युनिसिपल बॉडीज है वो चाहे तो इन सबको कवर्ड करके रखे, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल में ला दे, जिससे कि पोल्यूशन ना फैले। लेकिन ये किया जाता है क्या? नहीं किया जाता है। इससे क्या होता है, और ज्यादा पोल्यूशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है ना। अब इंडिया के क्या कोई ऐसे है कि इंडिया पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए कोई मेजर्स ले रहा है? तो क्या होता है, कभी कभार आपको जब मेंस में ऐसा क्वेश्चन आता है कि डिस्पाइट वेरियस मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, जब ये स्टेटमेंट आता है तो आपको ये भी पता रहना चाहिए गवर्नमेंट ने कौन से मेजर्स लिए हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर आप मेजर्स देखोगे पोल्यूशन के लिए, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, स्वच्छ भारत लेकर आ रही है जिससे कि पोल्यूशन कंट्रोल हो, नमामि गंगे प्रोजेक्ट, बाकी रिवर के जो प्रोजेक्ट्स है, स्मार्ट सिटी मिशन लेकर आई है जिससे क्या होगा कि जो सिटीज है वो साफ रहेगी, वो पोल्यूशन फ्री रहेगी। देन इलेक्ट्रिक व्हीकल लाया जा रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल लाने से क्या होगा, एयर पोल्यूशन जो है वो कम हो जाएगा। उज्ज्वला स्कीम, जिसकी वजह से क्या हुआ, घर पर जो चूल्हे जलते थे वो अब बंद हो गए, चूल्हे जलने की वजह से पूरा सफोकेशन होता था, है ना। उज्ज्वला स्कीम से एलपीजी कनेक्शन ला दिए गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, पोल्यूशन कम हो गया, इंडोर पोल्यूशन। याद कीजिए मैंने आपको इंटरव्यू में ये पूछा था कि गवर्नमेंट के कोई मेजर्स है क्या जहां से पोल्यूशन जो है वो कंट्रोल में आ सके, है ना। तो ये सारे मेजर जो है वो हमें, और भी बहुत सारे मेजर्स है जो हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसको लेना, जिससे कि पोल्यूशन अपने आप कम हो जाए, फॉसिल फ्यूल का बर्न जो है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर एडिटोरियल जो है वो बात कर रहा है गार्डन्स ऑफ प्लेंटी। अब देखिए यहाँ पर हमें पोषण जो है उसके बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है। अभी यहाँ पर ये एडिटोरियल बात किस बारे में कर रहा है कि जो पोषण वाटिकाज है, ठीक है, ये सीधा क्वेश्चन आपको आ सकता है, सीधा क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया है, सीधा क्वेश्चन आपको मेंस में उठाकर पूछा जा सकता है कि हाउ पोषण वाटिकाज कैन हेल्प ब्रिज द न्यूट्रिशन गैप इन विमेन एंड चिल्ड्रन। सीधा क्वेश्चन, कोई भी चेंजेस नहीं, सीधा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो अब पोषण वाटिकास क्या है ये आपको इसके बारे में पता रहना चाहिए, कैसे ये गैप जो है वो ब्रिज कर सकता है, न्यूट्रिशन गैप, ये आपको पता रहना चाहिए। क्वेश्चन से तो हमको इस तरीके समझ में आ जाता है कि न्यूट्रिशन के बारे में बात हो रही है ना। पोषण, इससे पता चलता है कि कुछ पोषण की बात हो रही है, कि मतलब न्यूट्रिशन प्रदान करने की बात हो रही है, न्यूट्रिशन खाने की बात हो रही है। लेकिन ये गैप कैसे ब्रिज कर सकता है, ये यहाँ पर खास चीज है जो हमें पता रहना है। अब पोषण 2.0, पोषण 2.0 क्या है, मतलब इससे पहले भी पोषण आया है, बिल्कुल आया है ना, जहां पर पोषण की बात की जाए, न्यूट्रिशन देने की बात की जा रही थी। पोषण 2.0 क्या है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है उन्होंने इनॉग्रेट किया पोषण 2.0, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें उन्होंने अर्ज किया सभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को कि वो पोषण वाटिकास को स्टैब्लिश करें। अब पोषण वाटिकास क्या है, ये न्यूट्रिशन गार्डन है, ये क्या है, न्यूट्रिशन गार्डन। कब स्टैब्लिश करना है पोषण वाटिकास, ड्यूरिंग न्यूट्रिशन मंथ, जो पोषण माह जिसे कहा जाता है, महीने को हम माह भी बोलते हैं, पोषण माह जो 1 सितंबर से शुरू हो रहा है, तब सभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ने पोषण वाटिकास को स्टैब्लिश करना है। अब सवाल ये आएगा, पोषण वाटिका न्यूट्रिशन गार्डन मतलब क्या है न्यूट्रिशन गार्डन? क्या हमारे घर में जो भी खाली जगह होगी, क्या वहां पर हमें न्यूट्रिशन वाले पेड़ लगाने हैं? क्या जहां पर भी हमें रास्ते में कोई अच्छी जगह मिलती है, खाली जगह मिलती है, क्या वहां पर लगाने हैं? बिल्कुल इसी तरीके का पोषण वाटिका है, इसी तरीके का है। क्या हो रहा है इसमें ऐसा है कि यहाँ पर जो प्लेसेस है, ठीक है, प्लेसेस, ये बेसिकली बात क्या हो रहा है यहाँ पर आप देखिए, एक मिनट यहाँ का चला गया। पोषण 2.0 जो है, पोषण 2.0 यहाँ पर आप देखिए, पोषण 2.0 जो है ये क्या है, ये बात करता है स्पेशल अटेंशन टू सीवियर एक्यूट मालनरिश्ड चिल्ड्रन। जो सीवियर एक्यूट मालनरिश्ड चिल्ड्रन है, सीधा पोषण 2.0 के बारे में पूछा सकता है कि पोषण 2.0 क्या है ना। एंड हाउ, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको कि व्हाट इज पोषण 2.0 एंड हाउ द पोषण वाटिकास कैन फिल द ब्रिज बिटवीन चिल्ड्रन एंड वुमेन।
तो ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो ये पोषण 2.0 क्या है ये भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ सकता है। तो ये स्पेशल अटेंशन जो है वो यहाँ पर देना है सीवियर एक्यूट मालनरिश चिल्ड्रन को, जिनको जो मालनरिश्ड है, जिनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जहां पर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। अब पोषण वाटिका क्या है? पोषण वाटिका अगर हम देखते हैं तो ये मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि यहाँ पर न्यूट्रिशन सप्लाई किए जाए। कैसे न्यूट्रिशन सप्लाई करेंगे? ऑर्गेनिकली होम ग्रोन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट से। क्या होता है आज अगर हम देखते हैं वेजिटेबल्स फ्रूट सब मिक्सचर वाले आते हैं, हम बोलते हैं ना अक्सर, या घर वाले भी बोलते हैं कि अगर हमारी तबीयत जो है बहुत ज्यादा खराब हो जाए, हाँ तुम्हारी तबीयत इतनी खराब हो रही है, तुमको शुद्ध खाना ही नहीं मिल पा रहा है, ना शुद्ध घी मिल रहा है, ना शुद्ध फ्रूट्स मिल रहे हैं। हमारे जमाने में इतने थे इसलिए हमारे जमाने के लोग बहुत तगड़े थे। तो यहाँ पर क्या है कि वही चीज जो है कि बिना किसी मिलावट वाले वेजिटेबल्स, बिना किसी मिलावट वाले फ्रूट्स, मतलब ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है वो यहाँ पर सप्लाई किए जाए, उसका न्यूट्रिशन यहाँ पर लोगों को मिले। साइमल्टेनियसली सिर्फ यहाँ पर क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की बात हो रही है? क्या सिर्फ यहाँ पर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोवाइड करने की बात हो रही है? नहीं, यहाँ पर साइमल्टेनियसली सॉइल जो है वो भी हेल्दी रहना चाहिए। दो चीजें यहाँ पर है, एक तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मिलने चाहिए ऑर्गेनिक, एंड दूसरा है कि सॉइल जो है उसकी भी अपनी फर्टिलिटी मेंटेन रहना चाहिए, वो भी हेल्दी रहना चाहिए, है ना। अगर ऑर्गेनिकली करेंगे मतलब क्या? ऑर्गेनिक करेंगे मतलब क्या कि हम यहाँ पर जो फर्टिलाइजर्स ये सब फालतू की चीजें होती है वो वेस्ट नहीं, मतलब वो यूज ही नहीं करेंगे। अगर वो हम यूज नहीं कर रहे हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी जो अपने आप स्ट्रांग रहेगी। तो सॉइल जो है वो भी हेल्दी रहना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोटेंशियल लैंड स्पेसेस यहाँ पर यूटिलाइज किए जाने चाहिए वाटिका को सेटअप करने के लिए। मतलब कौन कौन से प्लेसेस? इसमें आंगनवाड़ी सेंटर्स आते हैं, पंचायत एरियाज आते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स आते हैं, वैकेंट लैंड आती है। मतलब जहां पर भी हमें खाली जमीन मिल रही है, जहां पर भी हमें खाली जगह मिल रही है, वहां पर आप ये उगा दो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ऑर्गेनिक तरीके से। तो ये हमें देखने को मिलता है गार्डन। तो ये है वाटिकास, ठीक है। उसी के साथ यहाँ पर न्यूट्री गार्डन जो है ये एक डेमोन्स्ट्रेशन साइट की तरह भी एक्ट कर सकती है, जिससे कि हम बच्चों को एजुकेट कर सके, उनको अवेयरनेस स्प्रेड कर सके कि देखो कितना इंपॉर्टेंट है शुद्ध खाना, कितना इंपॉर्टेंट है फ्रेश फूड खाना, है ना। तो ये भी हम यहाँ पर उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। अब चैलेंजेस क्या आ सकते हैं? आप बताइए मुझे, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं इसमें? ये तो हमने देखा कि जो जमीनें हैं वहां पर हम ऑर्गेनिक फ्रूट जो है वो उगाए, सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रखें। चैलेंजेस क्या आ सकते हैं आप मुझे बताइए। चलो सबसे पहले अनिल आप बताओ क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं इसमें। पहले तो हमारे पास सोर्सेज बहुत कम है, इसलिए मतलब सोर्सेज बहुत कम है, ये प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा सर लैंड श्रिंक हो सकती है, लैंड श्रिंक हो रही है, ये प्रॉब्लम आ सकती है। और सर फाइनेंस की भी प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब फाइनेंशियली अगर कोई वीक हो तो ये सब करना बहुत मुश्किल हो सकता है। ओके तो सर इरिगेशन का प्रॉब्लम आ सकता है, और वो लैंड को जो सर नांगरनी वगैरह करते हैं ना उसमें उसको खेत को जोतना वगैरह बोलते हैं, क्योंकि वो लैंड सर ऑलरेडी बहुत रिजिड होते हैं, तो इसके लिए फाइनेंस भी लगेगा, तो इसका भी प्रॉब्लम आ सकता है। और सर ये सब लगाने के लिए भी बहुत एफर्ट्स लगते हैं, लाइक लेबर वगैरह, तो इनका भी प्रॉब्लम आएगा। और सर उसके बाद सिर्फ लगाना ही नहीं होता है, उन्हें बड़ा भी करना होता है, तो उसके लिए भी बहुत प्रॉब्लम आएगी। और इंडिया की लैंड के अगर देखे जाए तो फर्टिलिटी बहुत कम है, तो उन्हें उस प्लांट को भी न्यूट्रिशन चाहिए, तो उसके लिए भी बहुत मतलब लाइक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बनाने पड़ेंगे, तभी उनमें फ्रूट लगेंगे। काफी अच्छे पॉइंट बताए आप दोनों ने, दोनों के पॉइंट्स काफी अच्छे हैं। तो अभी देखते हैं, अभी म्यूट कर दो, अभी देखते हैं इसमें क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो कल्टीवेबल लैंड है ना, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट कल्टीवेबल लैंड कहाँ मिलेगी? कि ऐसा थोड़ी है कि हर जगह जो भी खाली जमीन दिख रही है वो कल्टीवेट कर लेगी, वो फर्टाइल होगी, ऐसा नहीं है। हमें ऑर्गेनिक तरीके से उगाना है, बिना फर्टिलाइजर के उगाना है, तो कल्टीवेबल लैंड का रहना जरूरी है, फर्टाइल लैंड रहना चाहिए। वो उसका एक्सेस मिलना बहुत मुश्किल होता है। वाटर सोर्सेज जो आपने इरिगेशन बोला, वाटर सोर्स जो है वो यहाँ पर जरूर रहता है, उसकी अवेलेबिलिटी रहनी चाहिए, पानी मिलना चाहिए सही तरीके से। अगर जमीन एकदम दूर है, वहां आसपास कुछ पानी नहीं है, तो फिर कहाँ से पानी लेकर जाएंगे? क्या ये भर के लेके जाएंगे? दूसरा है कि जो ग्रेजिंग है उससे कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, है ना। कि लोग मतलब गाय वगैरह आती है सीधा चरना शुरू कर देती है, बकरियां आती है चरना शुरू कर देती है, मतलब जिनको देना है वो ना खाते हुए दूसरी अगर खाना शुरू कर देंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो कौन सी जमीन ऐसे पकड़ेंगे जहां पर ग्रेजिंग को प्रोटेक्ट करे? देन उसके स्किल जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स के, वो यहाँ पर सेट करना पड़ेगा कि कैसे उगाना है। ये भी एक कला है, ये भी एक आर्ट है। हर किसी को अगर किसी को भी बोल दिया जाए जाओ आप खेती कर लो, तो कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। कैसे करना है, एक प्रोसेस होती है प्रॉपर तरीके की,
है ना, तो वो प्रोसेस प्रॉपर फॉलो करना, उसके लिए स्किल्स देनी पड़ेगी। सीड्स एंड इनपुट जो है उसका सप्लाई यहाँ पर कैसे होगा, कौन करेगा, किस तरीके से देगा, क्या होगा, ये भी यहाँ पर बहुत बड़ा चैलेंज आता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन है बिटवीन डाइवर्स स्टेक होल्डर्स, जिससे कि यहाँ पर टेक्निकल नो हाउ ऑफ सेटिंग ऑफ न्यूट्री गार्डन की टेक्नोलॉजी कैसे ट्रांसफर करे, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स, ये सारे चैलेंजेस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, जिसको ओवरकम करना जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, समझ में आ गया?